हम देखेंगे सेल सरफेस रिसेप्टर, ये किस प्रकार से रिसेप्टर्स किस प्रकार से काम करते हैं और कितने प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि कोई भी सेल जो होता है वो इंडिविजुअल सरवाइव नहीं करता। सेल हमेशा कॉम्बिनेशन में या ग्रुप में काम करता है, जिसको हम लोग कहते हैं टिश्यू। और ये जो टिश्यू होता है या जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, दूसरे सेलों के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं और एक सिग्नल भेजते हैं। सेल टू सेल इंटरेक्शन होता है और सिग्नल भेजते हैं एक सेल से दूसरे सेल, या तो विद इन द सेल सिग्नल भेजेगा या तो उसके पास के में मौजूद जो सेल है उनसे कम्युनिकेट करना होगा तो वो सिग्नल भेजता है। तो या ब्लड वेसल के माध्यम से अपने हार्मोन्स को के माध्यम से ये क्या करेगा, सिग्नल्स भेजते हैं। तो इस प्रकार से कोऑर्डिनेशन हमारे शरीर में चलता है, उसको हम लोग कहते हैं सिग्नलिंग। और रिसीव करने का काम जो होता है, एक सेल दूसरे सेल को जो सिग्नल भेजेगा उसको रिसीव करेगा रिसेप्टर के माध्यम से। तो ये जो रिसेप्टर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो सेल सरफेस रिसेप्टर, दूसरा इंटरनल रिसेप्टर्स जो कि सेल के अंदर मौजूद होंगे। तो देखते हैं डेफिनेशन वो किस प्रकार से इसको हम डिफाइन करेंगे। जो हार्मोन का जो रिसेप्टर्स होता है वो इस प्रकार का रिसेप्टर होता है कि सरफेस में मौजूद होगा या उसके सेल के अंदर मौजूद होगा, और ये जो रिसेप्टर्स है वो हार्मोन के साथ बाइंड करके सिग्नलिंग करेगा। तो इस प्रकार से जो है सिग्नलिंग जो है होता है। हर एक सेलों में अलग अलग प्रकार का रिसेप्टर्स हो सकता है, किसी में सरफेस और किसी में अंदरूनी। सिग्नलिंग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार की सिग्नलिंग हमको देखने को मिलता है। एक तो एंडोक्राइन प्रकार का सिग्नलिंग जो होता है वो मिलता है। इस प्रकार के सिग्नलिंग में ब्लड वेसल के माध्यम से अपने हार्मोन्स को दूर स्थित सेलों में भेजा जाता है और वहाँ से सिग्नल दिया जाता है और रिसीव किया जाता है। पैराक्राइन सिग्नलिंग जो होता है ये ऐसा सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है जो कि एक सेल पास में स्थित सेल से कम्युनिकेट करने के लिए जो है अपना सिग्नल भेजता है। इसको हम कहेंगे न्यूरोट्रांसमीटर। उदाहरण के लिए न्यूरोट्रांसमीटर पास में स्थित होता है और अपना जो सिग्नल है एसिटाइलकोलिन वो भेजता है और जो टारगेट सेल होगा उसमें वो रिसीव करता है रिसेप्टर के माध्यम से। तीसरा जो है ऑटोक्राइन। ऑटो मतलब कि खुद के ही सेलों को सिग्नल भेजने का कार्य करता है। जैसे कि ट्यूमर सेल्स, ये खुद के सेल को सिग्नल भेजने का कार्य करता है। हम देखेंगे कि हार्मोन एक्शन किस प्रकार से होता है, उसका मैकेनिज्म किस प्रकार से हार्मोन्स काम करते हैं। तो कैटेकोलामाइन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, प्रोटीन या पेप्टाइड से बनी हुई जो चीज़ें हैं उसमें क्या होता है, जो हार्मोन्स होता है वो लिपिड को पार नहीं कर पाता है, बाइलिपिड को पार नहीं कर पाता और इस वजह से ये सरफेस में कार्य करता है। प्रोटीन के मामले में स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं, स्टेरॉइड हार्मोन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ईजिली पार कर जाते हैं और ये टारगेट सेल के अंदर में उपस्थित रिसेप्टर के साथ बाइंड करके ये कम्युनिकेट करता है स्टेरॉइड की कंडीशन में। तो इस प्रकार से होता है। तो प्रोटीन, कैटेकोलामाइन,
ये जो होता है ये सरफेस में कार्य करते हैं और आसानी से, क्योंकि लिपिड को ये भेद नहीं सकते, तो आसानी से ये अंदर की तरफ नहीं जाते और सेल सरफेस में ही कम्युनिकेट करके ये सिग्नल भेजते हैं। तो देखते हैं हम सेल सरफेस रिसेप्टर किस प्रकार से कार्य करता है। ये हार्मोन्स है। हार्मोन जो है किसी अन्य सेल के माध्यम से स्रावित जो होता है और ये जो टारगेट सेल है वहाँ पर कम्युनिकेट करने के लिए आता है, उसके रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। ये हार्मोन इस सेल के रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और बाइंड करके जो है ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके साथ अटैच्ड जी प्रोटीन होता है जिसमें अल्फा, गामा और बीटा उपस्थित होगा। जब ये जीडीपी अवस्था में होगा, इसमें जीडीपी होगा, तो ये क्या होगा, एसोसिएट विद जी प्रोटीन। ये आपस में जब ये इसमें जीडीपी उपस्थित होगा, ये आपस में जुड़ा रहेगा, बाइंड रहेगा जी प्रोटीन रिसेप्टर के साथ। जैसे ही एक्टिवेट होता है जी प्रोटीन जब एक्टिवेट होता है, कैसे एक्टिवेट होगा ये, अल्फा जो जी प्रोटीन का अल्फा जब इस एडेनाइलेट साइक्लेस के साथ ज्वाइन होता है, तो इन एक्टिव एडेनाइलेट साइक्लेस जब अल्फा के साथ बाइंड करता है अल्फा सब यूनिट जी प्रोटीन के अल्फा सब यूनिट के साथ, तो ये क्या करेगा, ये एक्टिवेट हो जाता है, एडेनाइलेट साइक्लेस एक्टिवेट हो जाता है और यहाँ पर जीटीपी जो है काम करता है। यहाँ पर ये डेसोसिएशन इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जीटीपी काम कर रहा है, तो जीटीपी डेसोसिएशन ऑफ जी प्रोटीन, तो जी प्रोटीन का डेसोसिएशन जीटीपी की उपस्थिति में होगा और उसके बाद एक्टिवेट एडेनाइलेट साइक्लेस जो है एटीपी से एएमपी में परिवर्तित होता है मैग्नीशियम की उपस्थिति में। इसको हम कहेंगे सेकेंडरी मैसेंजर। ये है जो हार्मोन होता है वो प्राइमरी मैसेंजर होता है जो सिग्नल दूसरे जगह से लेकर के आता है, और ये जो होता है CAMP वो सेकेंडरी मैसेंजर कहलाता है। ये सेकेंडरी मैसेंजर जो है प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिवेट करके ये इनएक्टिव प्रोटीन काइनेस ए को एक्टिव प्रोटीन काइनेस ए में परिवर्तित करता है। उसके पश्चात फॉस्फोरिलेज इनएक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेस को ये एक्टिव फॉस्फोरिलेज काइनेस में परिवर्तित करेगा। इसके पश्चात ये इनएक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज को ये एक्टिव ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज में परिवर्तित करता है। अंत में ये ग्लाइकोजन में परिवर्तित होगा। इनएक्टिव से एक्टिव ग्लूकोज 1 फॉस्फेट और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ग्लूकोज एक सेल में बनेगा जो कि शरीर के ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। और ये ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में जहाँ पर ग्लूकोज की आवश्यकता होगी ये रिलीज करके देगा। तो ये जो काम होता है ये सेल सरफेस रिसेप्टर का इस प्रकार से काम होता है। इंट्रासेलुलर जो रिसेप्टर्स हैं वो किस प्रकार से काम करते हैं, ये रिसेप्टर सरफेस में ना मौजूद होकर के सेल के अंदर मौजूद होता है और हार्मोन सेल के अंदर जा कर के बाइलिपिड को भेद करके जो है रिसेप्टर के साथ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया यहाँ पर, और ये जो है कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियस के अंदर जाकर के कार्य करता है और न्यूक्लियस के जीन्स को एक्टिवेट करेगा। जीन्स को एक्टिवेट करने के बाद जो ट्रांसलेशन के माध्यम से आरएनए बनेगा और ये आरएनए बाहर निकल करके न्यूक्लियर पोर से ट्रांसलेशन के माध्यम से
प्रोटीन का संश्लेषण करेगा और जो भी प्रोटीन की आवश्यकता होगी वो प्रोटीन जो है निकालेगा। तो इस प्रकार से ये जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो है कार्य करता है। तो दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक तो सेल सरफेस रिसेप्टर और दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर।